अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम उम्मे कैसा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट काउंसलर हूँ। मैं अपनी प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ एट द यासीन साइकाट्रिक हॉस्पिटल एंड द ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, और उसके साथ साथ द वेलनेस प्लेटफॉर्म और द किंडर्स के साथ भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हूँ। आज द वेलनेस प्लेटफॉर्म के इस स्टेज से मैं जिस डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के ऊपर बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि जनरली ओसीडी के नाम से जाना जाता है। ओसीडी की ट्रीटमेंट की जब भी बात आती है तो ये बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान कुछ ऐसे ख़यालात से या वहमों से गुज़र रहा होता है जो कि उसकी लाइफ के डिफरेंट सिग्निफिकेंट एरियाज़ की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, और उसके साथ साथ एक इंसान उन ख़यालात से इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उनसे पैदा होने वाली घबराहट और बेचैनी को दूर करने के लिए वो कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर्स को करने की तरफ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उन बिहेवियर्स को लंबे अरसे तक करना या बार बार करना, ये भी उसकी बहुत दफ़ा आदत बन जाती है। तो जहाँ तक ओसीडी की ट्रीटमेंट की बात है तो इस हवाले से साइकोट्रोपिक मेडिसिन और साइकोथेरेपी ये दोनों ही हाईली रिकमेंडेड होती हैं, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ओसीडी का कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री डिटेल में ली जाती है। वो जिस तरह के भी ऑब्सेशंस और कंपल्शन से गुज़र रहा होता है उन सब को डिटेल में प्रोब किया जाता है, और उसके बाद उसको साइको एजुकेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको आगाही दी जाती है उसके मसले के हवाले से, और किस वजह से उसका मसला अराइज़ हो रहा है। इन सब चीज़ों से उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए इन सब हवाले से उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। क्योंकि ओसीडी की ट्रीटमेंट में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है एक क्लाइंट की अपनी मोटिवेशन। एक क्लाइंट जितना ज़्यादा खुद मोटिवेटेड होगा, जितनी ज़्यादा खुद वो जल्दी इंसाइट डेवलप करेगा, उतना ज़्यादा जल्दी वो ट्रीटमेंट रिलेटेड जो टेक्निक्स होंगी, जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी, उनको परफॉर्म करने की आदत डालेगा। तो आफ्टर साइको एजुकेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है सबसे पहले उस मसले के हल के लिए कुछ बिहेवियरल इंटरवेंशंस के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, जिसमें कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सबसे पहले से सिखाई जाती है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी सिखाई जा सकती है, ताकि वो ख़यालात, इंट्रूसिव ख़यालात जो कि एक क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बेचैन किए हुए हैं, वक्ती तौर पर वो फ़ौरन से अपने आप को रिलैक्स करना कम अज़ कम सीखें, जब तक वो बाकी टेक्निक्स नहीं सीख पाते। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उनकी एक्टिविटी शेड्यूलिंग के ऊपर काम करना, क्योंकि ऑब्सेसिव थॉट्स इतने ज़्यादा इंट्रूसिव होते हैं कि वो फंक्शनिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर चुके होते हैं डिफरेंट डोमेन्स में। वो क्लाइंट समझें कि अपनी जॉब परफॉर्म करने के एबल नहीं होता, या घर में कुछ अगर काम उसे करने पड़ते हैं तो वो उनको कंप्लीट नहीं कर पाता, कुछ एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाता। तो उसकी कुछ एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन रिलेटेड चीज़ें भी ऐड की जाती हैं, ताकि कम से कम वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फंक्शनिंग की तरफ वापस आए। उसके बाद उसके जो भी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होते हैं उनकी सेपरेट लिस्ट बनवाई जाती है बेस्ड ऑन द हायरार्की। मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रोवोकिंग, लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग या लीस्ट फियर प्रोवोकिंग ऑब्सेशन या कंपल्शन होगा, वहाँ से लेते हुए जो हाईएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग या फियर प्रोवोकिंग ऑब्सेशन और कंपल्शन होगा, उन सबको रेट किया जाता है, उन सबको इनलिस्ट किया जाता है। इसका मकसद ये होता है ताकि इन सब के ऊपर सिस्टमैटिकली वन बाय वन काम किया जाए। ओके, तो इस हवाले से सबसे पहले जिस ऑब्सेशन या कंपल्शन के ऊपर काम किया जाता है वो होता है लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग। इस हायरार्की को स्टैब्लिश करने का मकसद ही ये होता है कि आप लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग ऑब्सेशन से या कंपल्शन से काम इसलिए स्टार्ट करें ताकि एक क्लाइंट के लिए उसके ऊपर काबू पाना आसान हो, और फिर इसको लेटर ऑन कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, मैं इस ट्रीटमेंट को जो हूँ रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, और अपने बाकी के जो ख़यालात हैं, इर्रेशनल थॉट्स हैं, इर्रेशनल बिलीव्स हैं जो कि मुझे ज़िंदगी की तरफ सही तरीके से रखे हुए नहीं हैं, उनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर कर सकता हूँ। इस हवाले से सबसे पहले जो टेक्निक यूज़ की जाती है दैट इज़ एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि इस प्रिंसिपल पर फोकस करती है कि जब एक इंसान को किसी भी चीज़ से रिपीटेडली एक लंबे अरसे तक एक्सपोज किया जाए
तो वो उसका आदी हो जाता है। एंड सेम गोज़ फॉर एंजाइटी प्रोवोकिंग और फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उस चीज़ को बार बार फेस करें जिससे हमें खौफ महसूस होता है या जिसको करते हुए हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें उसकी आदत हो जाएगी। ये जो टेक्निक है बेसिकली 4 रूल्स होते हैं उनके, जिसके ऊपर ये बेस करती है। सबसे पहला रूल है इसका ग्रेडेड। मतलब ये है कि हम जिस भी ऑब्सेशन या फियर के ऊपर काम करने जा रहे हैं उसका एक ग्रेड हो हमारे पास। मतलब ये कि उसकी एक हायरार्की हो हमारे पास कि सबसे कम खौफ कब महसूस होगा, सबसे कम एंजाइटी किस लेवल पर जाकर महसूस होगी एक इंसान को, तो वहाँ से उस इंसान को उस पॉइंट से एक्सपोज करना स्टार्ट किया जाए उस स्टिमुलस से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लाइंट ये कहता है कि मुझे जो है फियर ऑफ कंटामिनेशन है या मेरे हाथ जो है बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे और बार बार उसको हाथ धोने की आदत है ओसिड के किसी क्लाइंट को, तो उससे पूछा जाएगा कि सबसे कम उसे ये खौफ कब महसूस होगा कि उसके हाथ गंदे हैं। हो सकता है वो ये कहे कि जब मैं कोई तस्वीर देख लूँ गंदे हाथों की। तो ठीक है, सबसे पहले जो जिस पॉइंट के ऊपर काम किया जाएगा वो इसी पॉइंट से काम स्टार्ट किया जाएगा कि उसको उस तस्वीर से एक्सपोज किया जाए। तो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है, इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है ग्रेडेड, कि मतलब ये कि हायरार्की की बेस के ऊपर जो है हमारे पास एनलिस्टेड हों जितने भी एंजाइटी प्रोवोकिंग फियर रिलेटेड स्टिमुलाई से रिलेटेड जो लेवल्स हैं वो, और सबसे ज़्यादा लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग जो लेवल है वहाँ से काम स्टार्ट किया जाए। उसके बाद है रिपीटेड एक्सपोजर दिया जाए, मतलब बार बार एक इंसान को उस फियर या एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से एक्सपोज किया जाए, उसके सामने बार बार वो प्रेजेंट किया जाए। थर्ड है प्रोलॉन्ग्ड। ये जो एक्सपोजर है ये प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, मतलब लंबे अरसे तक एक्सपोज किया जाए। इसके लिए आइडियली ये सजेस्ट किया जाता है कि कम से कम उस एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से 30 से 60 मिनट तक एक क्लाइंट को एक्सपोज किया जाए। अगर बहुत इनिशियल लेवल पर एक क्लाइंट में इतनी एबिलिटी नहीं है तो कम से कम उसे ये कहा जाए कि जितने लंबे अरसे तक वो उस खौफ को या उस एंजाइटी को बर्दाश्त कर सकता है उतने अरसे तक वो देखे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका वो ड्यूरेशन बढ़ाता चला जाता है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद फिर जो 4th रूल है दैट इज़ प्रिवेंशन मतलब ये कि एंजाइटी महसूस होने के बाद एक इंसान जो बिहेवियर स्पेसिफिक परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे हम कंपल्जन कहते हैं, उस कंपल्जन को परफॉर्म करने से उसको रोकना है। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि फ़ौरन से क्लाइंट को इसके लिए एक्सपोज नहीं किया जाता। जैसे कि हमने पहले भी एंजाइटी की ट्रीटमेंट की जब बात की थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है उसमें भी डायरेक्टली एक्सपोजर अगर देंगे क्लाइंट को तो हर केस में वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता। पहले इमेजिनरी लेवल के ऊपर काम करना या उसको मास्टरी महसूस करवाना ज़रूरी होता है। सेम गोज़ फॉर एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें भी यही होता है कि सबसे पहले जो एक्सपोजर है वो इमेजरी लेवल पर दिया जाता है, इसे इमेजरी एक्सपोजर कहा जाता है, ताकि वो अपने ख़यालात को सिर्फ ख़यालात समझना स्टार्ट कर दे, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जब मैं इसको अपने इन ख़यालात को इमेजिन करते हुए कोई भी कंपल्शन मैं परफॉर्म करने से अपने आप को रोक सकता हूँ और अपने अंदर एंजाइटी को टॉलरेट करने की एबिलिटी पैदा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली जब मुझे उससे एक्सपोज किया जाएगा तो तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं अपनी इस इम्प्रूवमेंट को बरकरार रखूँगा। उसके बाद इसका एक स्टेप होता है जिसमें कि एक क्लाइंट को ये टास्क दिया जाता है कि उसको कम से कम 3 से 5 मिनट का कोई ना कोई नरेटिव लिखना है उस एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से रिलेटेड। इसका मकसद ये होता है कि उस क्लाइंट में डिस्ट्रेस टॉलरेंस या एंजाइटी टॉलरेंस की एबिलिटी पैदा हो, और जो ये नरेटिव लिखेगा उसमें कंपल्शन इंक्लूडेड नहीं होती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले तो ये जो टास्क है उसको दिया जाता है लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस के लिए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी जो हाईएस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई होते हैं उनके लिए भी उनको सेम स्ट्रैटेजी सजेस्ट की जाती है। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इस हवाले से यूज़ की जाती है वो ये है कि क्लाइंट को ये सजेस्ट किया जाता है कि वो टेप रिकॉर्ड में अपनी आवाज़ में नरेटिव रिकॉर्ड करें अपने उस एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से रिलेटेड, और फिर बार बार उसको सुने।
मतलब ये कि 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के लिए कम से कम वो डेली बेसिस के ऊपर उस रिकॉर्डेड ऑडियो को सुने और कुछ दिन तक इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें जब तक उनका वो जो उससे रिलेटेड खौफ है उसके ऊपर वो काबू ना पा लें। इसके साथ साथ एक और टेक्निक जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है दैट इज़ पोस्टपोनिंग ऑब्सेशन। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी ख़याल है, ऑब्सेशन है, एंजाइटी प्रोवोक कराने से रिलेटेड, एक क्लाइंट को कहा जाता है कि वो उसको टाइम बाउंड करे। मतलब यहाँ कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइम चूज़ कर ले जिसमें वो अपने आप को अलाउ करेगा कि हाँ वो उस ऑब्सेशन के ऊपर सोचने के लिए रेडी है। तो जब वो टाइम आए तो तब वो उस ऑब्सेशन को एक लिमिटेड टाइम के लिए सोच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है इस टेक्निक को कंटिन्यू करते हुए फिर लेटर ऑन ये सजेस्ट किया जाता है कि वो अपने उस सोचने के टाइम को मज़ीद डिले करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट ने सोचा हुआ है कि वो अपने ऑब्सेशन से रिलेटेड दोपहर को 1 बजे सोचेगा और 15 मिनट के लिए सोचेगा, जब दोपहर को 1 बजे का टाइम आए तो वो उस टाइम को फिर मज़ीद डिले करते हैं कि नहीं मैं इसको 5 बजे सोचूंगा या 3 बजे सोचूंगा। एंड फर्दर ऑन वो अपनी एंजाइटी या डिस्ट्रेस टॉलरेंस की एबिलिटी को इस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब एक इंसान अपने उस एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई के ऊपर सोचने के लिए डिले करना चाह रहा है अपना रिस्पॉन्स या उस टाइम को, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ या कुछ अफर्मेशंस अपने लिए सेट कर दे जो कि वो अपने आप को बार बार बोले जब वो एंजाइटी महसूस कर रहा हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि मेरा कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। तो तब उसको अपने लिए कुछ कोपिंग स्टेटमेंट्स सेट करनी चाहिए, सच एज़ मैं जो हूँ सुकून डिज़र्व करता हूँ, इन सोचों को सोचने से मुझे कोई सुकून नहीं मिलता और अभी भी मैं इसको डिले कर चुका हूँ, तो मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं इसको मज़ीद डिले कर सकता हूँ और इस पर काबू पा सकता हूँ। आई एम डूइंग गुड, आई एम गेटिंग बेटर, आई विल ओवरकम इट वेरी इफ़ेक्टिवली। इस तरह की कुछ छोटी छोटी अफर्मेशंस हैं, कुछ छोटी छोटी कोपिंग स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक इंसान यूज़ कर सकता है इस प्रोसेस के लिए। ओके, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने से रिलेटेड जो कि यूज़ की जाती हैं, उनमें सबसे पहले तो ये कि ABC मॉडल जैसे कि CBT का जो हमें कहता है वो ये है कि सबसे पहले एक एक्टिवेटिंग इवेंट होता है, उसके रिस्पांस में जो थॉट और इमोशन आते हैं उसके बेस के ऊपर एक इंसान बिहेवियर देता है कोई ना कोई, और उसकी वजह से फिर एक कॉन्सिक्वेंस सामने आता है और ये एक विशियस साइकिल है जो कि चलती रहती है और जो कि प्रॉब्लम को कंटिन्यूड रखती है। स्पेसिफिकली जब कॉग्निटिव एस्पेक्ट से OCD की बात की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये विशियस साइकिल थोड़ी सी डिटेल्ड है। इसमें जो भी एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट होता है या कोई भी इवेंट आता है किसी भी क्लाइंट के आगे, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड ऑब्सेशन उसका स्टिमुलेट होता है जो कि लीड करता है एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट को, और उस एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट के रिस्पॉन्स में एक इंसान उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एक स्पेसिफिक रिचुअल को परफॉर्म करता है जिसको कि हम बिहेवियरल एस्पेक्ट में ले सकते हैं। और जब वो उस न्यूट्रलाइजिंग रिचुअल को परफॉर्म कर देता है तो उसके बाद उसको एक टेम्प्ररी सेटिस्फैक्शन या एक टेम्प्ररी बिलीफ उसका फॉर्म हो चुका होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हाथ धोने के बाद अब जो हूँ बिल्कुल साफ़ हो चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्प्ररी बिलीफ होता है जो कि टेम्प्ररी रिलीफ उसे दे रहा होता है, और उसके बाद वो क्लाइंट जो है सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ चला जाता है, क्योंकि और OCD के जो क्लाइंट्स होते हैं वो खुद इस चीज़ से अवेयर होते हैं कि उनके ये जो थॉट्स हैं ये अनरियलिस्टिक हैं, रियलिटी के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं या इनमें कोई ना कोई ख़राबी है। तो इसी तरह से जब भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर काम किया जाता है तो एक क्लाइंट को सबसे पहले किसी भी इवेंट में थॉट, इमोशन, बिहेवियर को सेपरेट करना सिखाया जाता है ताकि उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम किया जा सके। जब एक इंसान कोई भी क्लाइंट थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स को सेपरेट करना स्टार्ट कर देता है किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट या सिचुएशन के हवाले से, फिर उसके बाद उसको एविडेंस गैदरिंग सिखाई जाती है कि आया जो नेगेटिव ऑटोमेटिक सोच उसकी स्टिमुलेट हो रही है किसी भी एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन के हवाले से, वो सच है भी या नहीं, और ये एविडेंस कौन से हैं जो कि उस सोच के हक़ में जा रहे हैं और कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि उस सोच के हक़ में नहीं जा रहे हैं।
इसी हवाले से फिर उसको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग सिखाई जाती है। मतलब ये कि न्यूट्रलाइजिंग थॉट्स उसको स्टैब्लिश करने जो कि रियलिटी से कॉन्ग्रुएंट हों वो सिखाए जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ कोर बिलीव्स हैं जो कि ऑब्सेशंस को लीड कर रहे होते हैं, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग और गाइडेड डिस्कवरी, ये तो ऐसी टेक्निक्स हैं सीबीटी की जिनको के यूज़ करते हुए क्लाइंट्स के उन नेगेटिव या इर्रेशनल बिलीव्स के ऊपर काम किया जाता है जो कि एक्चुअल थॉट्स को, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को लीड कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। जब ये सारा काम हो चुका होता है तो ऑब्वियसली जो क्लाइंट की फैमिली है उनको अवेयर रखा जा रहा होता है, उनको साइको एजुकेट किया जा रहा होता है उनके प्रॉब्लम के हवाले से। इसी दौरान चूँकि कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके ऊपर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक थेरेपिस्ट क्लाइंट की फैमिली में से ही एक को थेरेपिस्ट को सिलेक्ट करता है जो कि क्लाइंट की डिफरेंट प्रॉब्लम की जो नेचर है काफ़ी हद तक उससे अवेयर होता है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी को यहाँ पर एक थेरेपिस्ट मेंटेन करता है। और उसका काम ये होता है उसको थेरेपिस्ट का कि जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी शेड्यूलिंग उस क्लाइंट की गई है, वो क्लाइंट उसको इफ़ेक्टिवली अपनी रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर पा रहा है या नहीं, या उसको रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहा है। उसके बाद फिर एक क्लाइंट को रिलैप्स प्रिवेंशन और कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सिखाई जाती हैं ताकि वो रिलैप्स प्रिवेंशन कर सके लेटर ऑन लाइफ में। जब ये काम तब हो रहा होता है जब थेरेपी में मैक्सिमम काम हो चुका होता है। तो इसी के हवाले से क्लाइंट की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं थेरेपी से रिलेटेड कि अब तो मैं चूँकि इम्प्रूव्ड हूँ तो मैं आइंदा जो हूँ कभी भी उस पुरानी स्टेट की तरफ नहीं जा सकता। इस हवाले से जो है उसकी मिसकंसेप्शंस दूर की जा सकती हैं और की जाती हैं और बताया जाता है कि उसको अपने ट्रिगर से अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब उसके ट्रिगर्स कोई भी सामने आएँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी हो सकती हैं जो कि वो यूज़ कर सकता है बहुत इनिशियल लेवल पर, और किस तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है उस वक्त। सो ये सारी टेक्निक्स थी जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी को मर्ज करते हुए एक थेरेपिस्ट यूज़ कर रहा होता है एक ओसीडी के क्लाइंट को ट्रीट करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।